हे गाइस, वेलकम टू वेदांतुज ओलंपियाड स्कूल। तो क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। तो चलिए, मैं आपका फिजिक्स टीचर रोहित गर्ग आपका स्वागत करता हूं हमारे सीरीज़ के अंदर, जिसका नाम है अमेजिंग फिजिक्स। और हम इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो आज बच्चा पार्टी हम वर्क डन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मैंने काफ़ी आइडिया आपको फ्रिक्शन के बारे में दे दिया है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को रेफर कर लीजिए। और शुरू करने से पहले एक हल्की सी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको पता ही है, हमारा साइंस बूस्टर बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है 9 अक्टूबर से, जिसके अंदर हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के बारे में डील करेंगे, ठीक है। सो ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो भी अभी वीओएस फैमिली का पार्ट नहीं है और वो हमारी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं और हम लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये बैच आपके लिए। और यार, इसका तो कोई पैसा भी नहीं लगने वाला है, तो आप इसके लिए एनरोल हो जाइए, ठीक है। पर एक कंडीशन है। कैसे एनरोल होना है कि हर वीडियो के एंड पे मैं 2 क्वेश्चन शेयर करूंगा और उन 2 क्वेश्चंस का आपने सोल्यूशन बना करके मुझे दिस गिवन ईमेल आईडी, दैट इज nasejs.vos@gmail.com पे भेजना होगा, ठीक है। और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उस 2 क्वेश्चंस का सोल्यूशन दूंगा। तो आज की वीडियो के अंदर क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक मुझे पढ़ाना था, तो मैं 2 क्वेश्चंस का सोल्यूशन जो है वो आने वाली वीडियो, दैट इज जो सैटरडे को आएगी, उसके अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ। और जितने भी ये जो क्वेश्चंस होंगे ये सब प्रीवियस ईयर एनएसईजीएस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आपका ये वैसे भी बेनिफिट रहेगा। जो बच्चे ऑलरेडी वीएस का पार्ट हैं और वो इन वीडियोस को देखते हैं, तो अपने घर पे वो एनएसईजीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। और जो बच्चे इसका पार्ट बनना चाहते हैं, वो जब भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उनका फायदा होने ही वाला है, दिस इज फॉर श्योर। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज वर्क डन। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब इसका आपको मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाऊंगा ना, तब आपको लगेगा यार कि वर्क डन कितने काम की चीज है, ठीक है। ये वर्क डन ये वाला नहीं जो हम रियल लाइफ के अंदर कर रहे होते हैं कि भाई आज तुमने कॉपी के काम कर लिया, होमवर्क कर लिया तो वर्क डन हो गया, नहीं ठीक है। वो मैं समझाऊंगा वर्क डन होता क्या है। चलिए, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, हाउ वर्क डन इज डिफाइंड, ठीक है। वर्क इज सेट टू बी डन बाय अ फोर्स, ठीक है। वर्क इज सेट टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स। यार, ये तो मैंने देखो डेफिनेशन रीड कर दी है, ठीक है। थोड़ी सी पेशेंस रखना, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, जैसे जैसे चीजों को समझाऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। तो वर्क डन किसको बोला जाता है? जब जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स मतलब जिस जगह पे वो फोर्स अप्लाई हो रही होती है, उसको बोलता हूं मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जब जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है ना बच्चों, अगर वो डिस्प्लेस करे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इंपॉर्टेंट, देखिए इसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस कीजिए। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस करे, वर्क डन उसी को ही बोला जाता है। और वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किसके इन्फ्लुएंस के अंदर मूव करना चाहिए? जो फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर रही है। नहीं समझ आया? कोई चिंता नहीं है, धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी। पर हाँ, पेशेंस रख के वीडियो देखते रहिए। तो बेसिकली आज का हमारा जो टारगेट है, दैट इज गोइंग टू बी वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। फोर्सेस जो है ना बच्चों, जो फोर्सेस हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल। अब कांस्टेंट फोर्स की डेफिनेशन क्या है? फोर्स इज सेड टू बी अ कांस्टेंट फोर्स व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कांस्टेंट। मतलब लेट्स सपोज अगर एक 10 न्यूटन की फोर्स टुवर्ड्स राइट लग जाए और ये ऐसी लगती रहे थ्रू आउट, तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट फोर्स। वेरिएबल फोर्स क्या होती है? मान लीजिए ये जो फोर्स है ना, लेट्स सपोज मैं कह दूं कि भाई ये जो फोर्स है, लेट्स सपोज दिस इज 10t। अब ये t क्या है? टाइम। कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो ये फोर्स बढ़ती चली जाए। जैसे t 1 सेकंड, तो आप यहाँ पे 1 डाल दोगे तो 10 न्यूटन होगा। t 2 सेकंड हो गया तो आप 2 डाल दोगे तो 20 न्यूटन हो गया। तो जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या फिर कोई ऐसी फोर्स जिसकी कॉन्टिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो जाए, उसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल फोर्स, ठीक है। अब यार, वेरिएबल फोर्स के अंदर ना बड़ा इंटीग्रेशन विंटीग्रेशन का पंगा है, ठीक है। हम यार छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ठीक है। छोटा सा हमारा दिमाग है, वो घिसना नहीं चाहिए, उसको भी प्रिजर्व करना है और भी जिंदगी में बहुत काम करना है। तो हम इस लेवल पे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के बारे में ही डील करेंगे। और आप अगर प्रीवियस ईयर एनएसईजीएस क्वेश्चंस भी उठाओगे तो वहां पे बहुत एक आधा क्वेश्चन होगा अगर उसने वेरिएबल फोर्स पे पूछा होगा, ठीक है। वो भी कभी कभार किसी
एक आधे ईयर में, ठीक है, तो हम उसके ऊपर चिंता नहीं करने वाले हैं कि व्हाट इज गोइंग टू द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, क्योंकि यार उसके अंदर इंटीग्रेशन आ जाती है, तो वो थोड़ा सा आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए, चिंता की बात नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद अ टॉपिक दैट इज वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। अब कैसे वो डिफाइन कर रहे हैं, लेट्स सपोज दिस इज अ ब्लॉक, ठीक है, एक ब्लॉक है और इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है F, दिस इज द फोर्स दैट इज एप्लीकेबल ऑन दिस ब्लॉक, एंड दिस S स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये ब्लॉक क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, एंड दिस इज थीटा इज द एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए अब वो वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करने वाला है। तो सबसे पहले वो क्या कहता है बच्चों, वो कहता है कि अपनी जो फोर्स है ना, जो अपनी फोर्स है उसको रिजॉल्व कर लो, एक डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग और दूसरा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारी फोर्स है सर, ये एंगल थीटा गिवन है, और अगर मैं इस फोर्स को क्लॉकवाइज घुमाता हूं, ठीक है, इफ आई रोटेट दिस ब्लॉक क्लॉकवाइज, तो अब देखिए जो थीटा है, ये जो थीटा है तो कम हो रहा है, जिस तरफ भी बच्चों थीटा कम होता है ना, तो उस तरफ जो कंपोनेंट आता है दैट इज कॉल्ड द कॉस कंपोनेंट, ठीक है। तो दिस बिकम्स द एफ कॉस थीटा, और अगर मैं इसी चीज को, इसी फोर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं, तो थीटा देखिए बढ़ रहा है, थीटा का एंगल वैल्यू बढ़ने की कोशिश करेगा, तो इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी एफ साइन थीटा या फिर साइन कंपोनेंट, ठीक है। तो अब देखिए ये जो कॉस कंपोनेंट है दिस इज अ लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट, और ये जो साइन कंपोनेंट है दिस इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब वर्क डन को वो कैसे डिफाइन कर रहा है, चलिए देखते हैं। So work done is the product of the component that component of force, ठीक है। Work is what? Work is the product of the component of force in the direction of displacement and multiply with the magnitude of the displacement. तो work done को कैसे डिफाइन करना है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ये क्या है, मल्टीप्लाइकेशन है, किस किस चीज की, जो फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा वो कंपोनेंट ले लीजिए, यानी कि एफ कॉस थीटा ले लीजिए, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के साथ। तो जैसे आप देखोगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए, सो फॉर्मूला इज गोइंग टू बी W इज इक्वल टू F cos theta into S. What is F cos theta? It is the component of force along displacement, and what is S? It is the magnitude of the displacement, and this is how work done is defined. और बच्चों अगर आपको हल्का सा वेक्टर का आइडिया है तो मैं आपको बता दूं, वेक्टर के अंदर दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, वन इज द क्रॉस प्रोडक्ट, अनदर वन इज द डॉट प्रोडक्ट। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो साइन थीटा आता है, और जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या आता है, कॉस थीटा, यस, ठीक है। तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, हेंस वर्क विल बी गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसको लिखने का तरीका देखिए क्या है, W इज इक्वल टू F dot S. So this is also the way to represent the work done. What is F? F is the force vector. What is S? S is the displacement vector. और देखिए ये गलती से नहीं लगा है, this is the dot product, ठीक है। और जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है उसका मतलब होता है cos थीटा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपको एकदम मस्त समझ आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए वर्क डन के बारे में और छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो आपको फायदा देने वाली हैं। बच्चों वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वर्क डन जो है स्केल, इनफैक्ट अगर आप किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लोगे ना, तो उसके बाद जो क्वांटिटी आपको मिलोगे वो हमेशा जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, हम उसको नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वर्क डन। एसआई यूनिट, आपको पता है कि यूनिट्स दो प्रकार के होते हैं, एक एसआई यूनिट्स और एक होता है सीजीएस यूनिट। तो जो एसआई यूनिट होता है वर्क डन का दैट इज न्यूटन मीटर, ठीक है, और जूल, दिमाग में रख सकते हो कैसे, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, तो फोर्स से क्या आया, न्यूटन आया, एस से यानी कि डिस्प्लेसमेंट से क्या आया, मीटर आया। और बच्चों कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर का कोई भी यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट एट ऑल, और इस चीज को आप न्यूटन मीटर भी कह सकते हो,
ठीक है। और सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका? सीजीएस यूनिट इज डाइन सेंटीमीटर, क्योंकि न्यूटन का जो सीजीएस भाई होता है दैट इज डाइन, और मीटर का जो सीजीएस यूनिट होता है दैट इज सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, एंड यस 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁵2 सेंटीमीटर। अब यार ये आपको पता है। और इस डाइन सेंटीमीटर को ही क्या बोला जाता है? अर्ग। क्या बोला जाता है? अर्ग, ERG। एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵7 अर्ग। सिंपल सी बात है, क्योंकि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁵5 डाइन इंटू 10⁵2 सेंटीमीटर। तो आप इसको लिख सकते हो कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁵7 डाइन centimeter. And what is this Newton meter? This is called joule. And what is this dyne centimeter? That is called erg. So 1 joule is equal to 10⁵7 erg. तो आप देखिए ऐसे करके इनकी कन्वर्जन भी याद रखिए, और जब भी आपने बच्चों फाइनल आंसर देना हो आप हमेशा SI यूनिट्स के अंदर ही उसका आंसर दीजिए। एक और बड़ा यूजफुल रिजल्ट आपको याद रखना है, अभी आपको काम में नहीं आएगा, बट डाउन द लाइन रियल क्लासेस +1 +2 के अंदर आप जाओगे, या फिर आप कहीं और भी जा कोई भी कंपटीशन दोगे, तो वहां पे इसका यूनिट का बड़ा बेनिफिट है। और वो यूनिट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कहां से आया ये हम डील करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर। बट हाँ, आप इस चीज को फॉर द टाइम बीइंग घोट करके पी जाइए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दैट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ वर्क डन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यार मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, फिजिक्स जो है इट इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नहीं है तो हमें फिजिक्स मतलब समझ नहीं आ रही। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से, और फिर हम उसका लेवल एकदम से शूट अप कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फोर्स इज मूव्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल a box is moved on a horizontal surface by applying a force of 60 Newton. ठीक है, we have a force that is acting on the block and that the magnitude of the force is 60 Newton at an angle of 30 degree to the horizontal. ठीक है, this angle is 30 degree और आपको पता है ये horizontal है। ठीक है, what is the work done during the displacement of the box over a distance of 0.5 किलोमीटर। अब यार ये एंगल पे लग रही है फोर्स और ये इसको डिस्प्लेस करवा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कितना मैग्नीट्यूड है उसका मैग्नीट्यूड है यहाँ पे 0.5 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो जल्दी से हम इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 0.5 इंटू 1000, सो व्हाट वी आर गेटिंग 500 मीटर। गॉट इट। तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है बच्चों, कितना है 60 न्यूटन। हमें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता है, कितना है 500 मीटर, और हमें थीटा पता है कितना है 30 डिग्री। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला देखिए क्या होगा अगर हम ध्यान से देखेंगे। बाय डेफिनेशन वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है। फोर्स की वैल्यू कितनी 60, एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट दैट इज 500 and theta is 30, so cos of 30, and what is cos of 30, that is root of 3/2। तो हमारे पास क्या आ गया 60 इंटू 500 इंटू रूट ऑफ 3/2। तो फाइनली जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, सो व्हाट वी विल गेट 25980 जूल, और आप इसको राउंड ऑफ कर करके लिख सकते हो 26 किलो जूल। अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल ऑन द फॉर्मूला, कि भाई फॉर्मूले के एप्लीकेशन क्या है, मैंने उसके ऊपर आपको एक बहुत ही प्यारा सा और चुन्नू सा एग्जाम्पल दे दिया। अब बच्चों हम करने वाले हैं लेवल को थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब अपनी कमर को कस लीजिए, ठीक है, और बिल्कुल सीधे होके बैठ जाइए और क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। पेशेंस लूज मत करना। पहले मैं छोटा सा डिस्क्लेमर देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन पुल्स अ 6 kg ब्लॉक। ओके, वी हैव अ 6 kg ब्लॉक, दिस इज 6 kg ब्लॉक, और उसको एक आदमी खींच रहा है, पुल कर रहा है, राइट। सो दिस इज अ पुल फोर्स, दिस इज अ पुल फोर्स। कितना डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर। देखिए कितनी डिस्प्लेसमेंट के लिए 12 मीटर पे ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट अ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि यहां पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर इसको खींचा जा रहा है। ठीक है, कैसे? कांस्टेंट स्पीड से। और इसके लिए म्यू का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.2। डेफिनेटली
ये जो म्यू है अगर वो चल रहा है तो दिस इज काइनेटिक ओनली, ये काइनेटिक की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.2. The cord pulling the block is at an angle of 45 degree with the horizontal. Okay, this angle is 45 degree. It is given. So then calculate the work done by the person. तो अब हमने कैलकुलेट करना है कि भैया वर्क डन कितना किया जा रहा है उस आदमी द्वारा. तो आइडिया इज वेरी सिंपल. वर्क डन होता क्या है? वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा, ये हमारा वर्क डन होता है. फोर्स कितनी है भाई? नो इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई. हाँ ये तो है यार, ये तो गड़बड़ हो गया. एस बिल्कुल दिया हुआ है, दैट इज 12. थीटा दैट इज कॉस ऑफ 45 डिग्री, राइट. और यहां पे है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क. अगर मैं इस क्वेश्चन मार्क को आइडेंटिफाई कर लेता हूं तो मेरा काम हो जाएगा, मेरे पास वर्क डन आ जाएगा. अब सबसे खतरनाक चीज है कि भाई ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा. अगर ये गिवन नहीं है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो बच्चों हमेशा क्वेश्चन के अंदर ना कुछ शब्द होते हैं जो आपको हिंट देते हैं. यहां पे देखो यार, ये एक शब्द दिया हुआ है कांस्टेंट स्पीड. क्या दिया हुआ है? कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड मतलब नेट फोर्स जो होनी चाहिए 0, ठीक है, एफ नेट होना चाहिए 0. अब एफ नेट 0 कैसे होगा यार? मतलब आगे की तरफ ये फोर्स लगा रहा है तो डेफिनेटली कोई ऐसी फोर्स जरूर है जो इसको रोके रखे हुए है, ठीक है. कौन सी ऐसी फोर्स आएगी भैया? वो फ्रिक्शन आएगी. तो चलिए सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम. अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने में कैपेबल हैं तो हम काफी चीजों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स ड्रॉ इट गाइस. चलिए मैं इनको वेरिएबल टर्म में लेकर के चलता हूं. मान लीजिए मेरी फोर्स जो है एफ लग रही है, ठीक है, और थीटा एंगल पे लग रही है, और मास जो है ऑब्जेक्ट का एम है, ठीक है. अब यार आपको मैंने थ्योरी बताई हुई है, दैट इज डब्ल्यू टी एन फ्रिक्शन एंड स्प्रिंग. वेट लगेगा ऑफ कोर्स, किस तरफ लगेगा? नीचे की तरफ. सो आई एम कॉलिंग इट एज एम जी. फाइन, वेट का काम खत्म. कोई टेंशन है, कोई धागा है? नहीं सर, कोई भी धागा नहीं है. कॉन्टैक्ट फोर्स. अब यार सोचो, लेट्स सपोज दिस इज द ग्राउंड, ठीक है. तो ये ग्राउंड क्या करेगा? इस ब्लॉक को किस तरफ पुश करेगा? ऊपर की ओर, राइट, उस तरफ पुश करेगा. तो यहां पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स आएगी, आई एम कॉलिंग इट एज एन. चलिए कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू यहां पे एन. चलिए कॉन्टैक्ट फोर्स खत्म हो गया. अब यार सोच करके देखो, जब भी बच्चों एक चीज समझ लो, जब भी कोई भी फोर्स एंगल वेंगल पे दी हो, सबसे पहले तुमने आंख बंद करके उसको क्या कर दो? रिजॉल्व कर दो बस. क्योंकि यार हम हमेशा जो मोशन है ना वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में देखेंगे, और एंगल वेंगल हमें समझ नहीं आना चाहिए, हमें एंगल से पूरा परहेज होना चाहिए. तो जैसे ही आपको ऐसी कोई भी सिचुएशन, ऐसी कोई भी परिस्थिति दिखे तो आप इस फोर्स को क्या कर दो? तुरंत रिजॉल्व कर दो, ठीक है. अगर मैं इस फोर्स को बच्चा पार्टी रिजॉल्व करता हूं तो आप रियलाइज कीजिए कि जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट आ रहा है फोर्स का, दिस हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट इज गोइंग टू बी एफ कॉस थीटा, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है इसी फोर्स का, दिस इज गोइंग टू बी एफ साइन थीटा एग्जैक्टली, ठीक. अब नाउ व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ मोशन? अगर इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी देखूं तो टेंडेंसी ऑफ मोशन इज टुवर्ड्स राइट. ओके, दिस इज द टेंडेंसी ऑफ मोशन. अगर इस तरफ टेंडेंसी ऑफ मोशन है तो बच्चा पार्टी फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ आती है? इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन. तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स आएगी पीछे की तरफ. अब यार क्योंकि ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट, ठीक है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो यहां पे जो फ्रिक्शन आएगी दैट इज गोइंग टू बी काइनेटिक इन नेचर, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी म्यू के इनटू एन. अब हम करते हैं इस चीज को सॉल्व करने के लिए कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों का ध्यान रखना है. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करने चलते हैं व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स. करेंगे आइडेंटिफाई. चलिए नीचे की तरफ लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है f sin थीटा एज वेल एज n. तो मैं कह सकता हूं क्योंकि ये जो ब्लॉक है ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, तो नेट फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन हैज टू बी 0. तो मैं यहां पे लिखूंगा n प्लस f sin थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू what? mg, that is the first equation. So can I write this n is equal to mg माइनस ऑफ एफ साइन थीटा. बिल्कुल सिंपल सी एक इक्वेशन मेरे पास आ गई, ठीक है. नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्रिक्शन फोर्स? अगर हम देखें फ्रिक्शन फोर्स के अंदर एन की वैल्यू पुट करनी है
तो फ्रिक्शन फोर्स इज गोइंग टू बी म्यू के इंटू एन. व्हाट इज एन? दैट इज एम जी माइनस ऑफ एफ साइन थीटा. परफेक्ट. चलिए, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई. वर्टिकल कंपोनेंट सब यहां पे सेटल हो गए. अब बचते हैं हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. Now what is the driving force that is acting on the block in the horizontal direction? So F sin theta is the driving force that is acting on this block in the horizontal direction. Now which one is the resistive force? This friction force is the resistive force. ठीक है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये क्या है? रेजिस्टिव फोर्स. और ये क्या करना चाहती है? इस ब्लॉक को रोकना चाहती है. तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि F cos theta is equal to काइनेटिक फ्रिक्शन. रीजन बीइंग, नेट फोर्स हमने क्या करनी है? नेट फोर्स को हमने जीरो करना है. क्यों जीरो करना है? क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है. कौन सी वेलोसिटी से? कांस्टेंट वेलोसिटी से. और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? कि एक्सेलेरेशन हैज टू बी जीरो. तो देखिए, F cos theta इज इक्वल टू म्यू के into mg minus of f sin theta. This is the value of the kinetic friction. तो मैं इसको लिख सकता हूं, एक्सपेंड करते हैं. F cos theta is equal to mu k mg, right, minus of mu k f sin theta. तो इस पूरे फैक्टर को हम उठा करके टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं. तो यहां पे आप देखोगे तो इट इज गोइंग टू बी f कॉमन निकाल लेता हूं. सो इट इज गोइंग टू बी cos थीटा प्लस ऑफ mu k sin थीटा. है ना मजेदार क्वेश्चन? थोड़ा सा टफ लग रहा है, कोई बात नहीं. इज इक्वल टू म्यू के एम जी. अरे टफ लगेगा तभी तो सीखोगे. तो नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्टैक्ट फोर्स, सॉरी फोर्स, अप्लाइड फोर्स. सो एफ इज कमिंग आउट टू बी म्यू के एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस ऑफ म्यू के साइन थीटा. चलिए, ये हमारे पास बाबू क्या आ गया? ये हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया. अब हमने फाइंड आउट करना है वर्क डन. वी गॉट द वैल्यू ऑफ फोर्स. व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. चलिए वैल्यूज पुट करते हैं. सो W इज इक्वल टू, व्हाट इज द अप्लाई वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स? दैट इज गोइंग टू बी म्यू के एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू के साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय द कॉस थीटा. अब यार यहां पे आ गई मुसीबत. इतना बड़ा फॉर्मूला बन गया, याद नहीं रखना है, टेक्निक सीखनी है. म्यू के की वैल्यू कितनी है? 0.2. एम की वैल्यू कितनी है? 6 kg. एस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 12 मीटर. एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज 45 डिग्री. चलिए, तो W इज इक्वल टू 0.2 इंटू 6 इंटू 10, जी की वैल्यू क्या होगी? 10, डिवाइडेड बाय cos 45 प्लस 0.2 इंटू sin 45 इंटू 12 इंटू cos 45 डिग्री. अब यार आंसर तो तुम देख लो यार, अब ये मुझसे एक्सपेक्ट मत करो. बट यस, इंपॉर्टेंट इज द फंक्शन के कैसे इन चीजों को सॉल्व किया है. उम्मीद करूंगा बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. अगर नहीं भी समझ आया होगा ना यार, तो पता क्या करो, पीछे जाओ थोड़ा सा, ठीक है, स्टार्ट करो, आगे बढ़ो. देखो, मैं भी अगर आपकी एज में था ना, मुझे तो ऐसी चीज़ें समझ नहीं आती थी. आप तो बहुत अच्छे हो, ठीक है. तो अगर आप इसको थोड़ा सा एक दो बार रिपीट करोगे, एक बार अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो ये क्वेश्चन आपका अपना बन जाएगा, ठीक है. अरे यार, कोई भी अगर दोस्त के लिए भी हमने एफर्ट डालना, हम डालते हैं ना यार दोस्ती बढ़ाने के लिए, तो इनको अपना दोस्त बनाना है तुमने क्वेश्चंस को. तो ये दोस्त ऐसे नहीं बनते हैं. आपको इनके साथ समय बिताना होगा, अपना 100% देना होगा, आपको इनके साथ अपना रिश्ता डेवलप करना होगा, ठीक है. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन. There is a man of mass 50 kg and that man is walking on a rough surface where the coefficient of kinetic friction is 0.3 and the coefficient of static friction is 0.4 with an acceleration of 2 meter per second square. If the man walks for 10 meter, then calculate the work done by the friction force on the man. ठीक. अब यार ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी फ्रिक्शन के अंदर बताया हुआ है. आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, आप सॉल्व कीजिए और फिर इस वीडियो को ऑन करके सोल्यूशन देखिए, ठीक है. अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आप देखोगे क्या यार आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा, ठीक है. चलिए,
तो उम्मीद करूंगा बच्चों आपने जो भी मैंने कहा आपने वो माना होगा। अब सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। अब यार कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको नहीं सिखाने वाला, ठीक है। आपको पता है जब भी इस फ्री बॉडी डायग्राम की ड्रॉ बात करेंगे तो वेट लगेगा किस तरफ, नीचे की ओर, इसको मैं बोल दूं mg। कॉन्टैक्ट फोर्स किस तरफ, ऊपर की ओर, राइट, आई एम कॉलिंग इट एज n। और जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है उस डायरेक्शन में क्या लगेगी, फ्रिक्शन, ठीक है। और इस फ्रिक्शन की नेचर क्या होगी भैया, काइनेटिक मत बोलना, नेचर ऑफ दिस फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी स्टैटिक, ठीक है। n की वैल्यू आपको पता है क्या होगी, mg। और ये व्यक्ति कितनी एक्सेलेरेशन से चल रहा है, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो आपका मास कितना है, दैट इज 50, what is g, that is 10, so what is the value of contact force, that is 500 न्यूटन, I am calling it as n dash, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, 500 न्यूटन। अब यार स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो सबसे पहले हम लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी म्यू एस इंटू एन डैश। व्हाट इज म्यू एस, 0.4। what is n dash, that is 500, so what is going to be the value here, so the limiting friction that is acting here is 200 न्यूटन। तो क्या मैं यहां पे 200 न्यूटन लगा दूं क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की, आंसर इज नो। क्योंकि बच्चों ये सिर्फ कितनी एक्सेलेरेशन से चल रहा है, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलेरेशन से चल रहा है। कितना मास है, दैट इज 50 kg। और अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास 50 kg जो 2 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर की एक्सेलेरेशन से चल रहा हो, तो उसको इस एक्सेलेरेशन को मैनेज करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, दैट इज 100 न्यूटन। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। तो जिसके कारण यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 100 न्यूटन। अब ये हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं और तुम्हारे दिमाग में ये है। अब मैं उम्मीद करूंगा तुमने इस चीज को जब सॉल्व किया होगा तो तुमने क्या किया होगा, तुमने ये सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब यार तुमने देखा कि अच्छा ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कितनी फोर्स लग रही है यहां पे, 100 न्यूटन, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ कितना, 10 मीटर। एंगल तो बोलो कितना, देखो डिस्प्लेसमेंट भी आगे फोर्स भी आगे, तो एंगल इज व्हाट, 0 डिग्री। सो वर्क डन इज गोइंग टू बी 100 into 10 into cos 0, so the answer is going to be 1000 न्यूटन मीटर और 1000 जूल, ठीक है। तो ये आपका स्टूडेंट व्यू पॉइंट है, ये आप ऐसे सॉल्व करते हो और आप काफी लोगों ने किया भी होगा ऐसे सॉल्व, ठीक है। बट बच्चों दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है। Let me tell you the answer. The answer is 0. The answer is 0. अरे क्या बात कर रहे हो सर, 0 कैसे? सोचो, वीडियो पॉज करके सोचो और उम्मीद करूंगा आप लोगों ने सोचा होगा। चलिए देखते हैं। So what exactly is the correct solution? So what is the correct solution? Let's see. यार इसका आंसर देखिए कहां पे लिखा हो, वर्क डन की डेफिनेशन पे चलते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन? वर्क डन की डेफिनेशन क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन, ठीक है। वर्क इज सेड टू बी डन when the point of application of force displaces along the direction of force, ठीक है। अब यार सोच करके देखो, जब तुम चल रहे हो पूरी बॉडी के ऊपर फोकस मत करो, यहां पे इसके पांव पे फोकस करो, क्योंकि फ्रिक्शन लग कहां रही है, फ्रिक्शन फोर्स पांव के ऊपर लग रही है। ऐसे थोड़ी कि पूरी बॉडी पे फ्रिक्शन लगी, नहीं, जो बॉडी के पॉइंट अर्थ के साथ कांटेक्ट में वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। अब मेरे हाथ पे फोकस करना, ये देखिए यहां पे ये हमारी दो पांव है। अगर मुझे इस पांव को आगे बढ़ाना है, तो मुझे इसको उठाना पड़ेगा। और जो पांव हवा के अंदर उड़ चुका है उसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रही है, ध्यान से देखिए, उसके ऊपर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रही है। और जो पांव धरती के साथ कांटेक्ट में,
वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, वो उस टाइम पे रेस्ट पे। ठीक है, आप चलते ऐसे चलते हो, ये खड़े, ये आपने पाँव उठा के रखा आगे, जैसे ही आपने पाँव उठा करके रखा आगे, ये डिस्प्लेस कर रहा था पर इस पे फ्रिक्शन नहीं लग रही थी, चलिए रख दिया। फिर जब आप पीछे वाला पाँव उठाओगे, जब आप पीछे वाला पाँव उठाओगे, ये डिस्प्लेस कर रहा है पर इस पे फोर्स नहीं लग रही है। और जिस पे फोर्स लग रही है, देखिए जो कांटेक्ट में जिस पे फोर्स लग रही है वो डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। सो सिंस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ओके, सिंस, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि सिंस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स is not displacing। तो अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस ना करे तो वर्क डन क्या होगा बच्चा पार्टी, क्या होगा, 0। लगा शॉक लगा। तो बच्चों आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, इस एज के अंदर ये पर्सपेक्टिव जानने में थोड़ा बहुत शौक लगता है, पर चिंता मत कीजिए। आप क्या कीजिए, अगर नहीं समझ आया थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, और जब आप चलोगे तो आप इस चीज़ को फील करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फिजिक्स जो है ना वो फील करने वाली चीज़ है, फिजिक्स फील करने वाला सब्जेक्ट है। तो फील कीजिए, आपको ये चीज़ रियलाइज होगी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बच्चों इतना ही रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा दे दिया तो पता चला छोटा सा दिमाग फट गया, ठीक है। आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही कवर करेंगे। तो it's time to show you the questions so that you guys can become the part of VOS family. So what is the first question? First question is इसको हम कहते हैं Atwood machine। क्या कहते हैं? Atwood machine। ठीक है। So what we have 3 blocks। ठीक है। This block is of 3 kg, this block is of 1 kg, and this block is of again 3 kg I think। Yes, this is 3। तो हमने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट्स को लगा दिया है, ठीक है। आपने कैलकुलेट करनी है यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग ए एंड बी, ठीक है। ये जो ए और बी को कनेक्ट कर रही है, इनके बीच की टेंशन क्या है, एक्सेलेरेशन क्या है, ये हमने फाइंड आउट करना है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Second question, we have 3 masses, that is 1 kg, 6 kg and 3 kg are connected to each other with threads and placed on the horizontal surface on the table as shown in the figure. What is the acceleration of the system? अब यार आपके सामने सिस्टम है, ये पुलीज हैं और इसके ऊपर ब्लॉक रखे हुए हैं, तो आपने इस सिस्टम की एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करनी है। So these are the 2 questions guys। इनके सॉल्यूशंस जल्दी से हमें इस मेल आईडी पे भेज दीजिए, दैट इज nscgs.vos@gmail.com, क्योंकि 9 अक्टूबर से बैच स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हो, जल्दी इन सॉल्यूशंस के ऊपर भेज दीजिए। और जिन बच्चों के सॉल्यूशंस मेरे पास आ चुके हैं, मैंने उनको देख लिया है, चिंता मत कीजिए, यू गाइज विल बी एनरोल्ड इन द बैच, ठीक है। मेरे पास उन बच्चों के नाम है, आप चिंता मत कीजिए। आपने लिखा है कि सर प्लीज़ रिप्लाई कि हमारे क्वेश्चन सही हैं या गलत हैं, आप एनरोल हो जाओगे तो मतलब आपके क्वेश्चंस के आंसर सही थे। कब तक भेजने हैं बच्चों? बाय फ्राइडे, प्लीज़ डू इट पॉजिटिवली, ठीक है। हमारी नेक्स्ट वीडियो से आने से पहले आपने इन क्वेश्चंस को भेजना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इनके सोल्यूशन डिस्कस करूंगा, तो सोल्यूशन आते ही इनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज इट बच्चों, दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब मिलते हैं। और हमारी वीडियो किस किस दिन प्रीमियर होती हैं, दैट इज वेंसडे एंड सैटरडे। और प्लीज़ बच्चों लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि वो हमारी गुरु दक्षिणा है, ठीक है। तो इतना तो हम डिजर्व करते हैं यार। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।